अवान जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि सोसाइटी बिल्कुल अब हमारी चेंज होती जा रही है। दे देम ही शी टोटली जो है वो एक नई जो है हम देख रहे हैं डाइवर्सिटी जो है वो आ रही है हमारी सोसाइटी में। इस हवाले से आप क्या कहेंगी कि हमारी सोसाइटी में इस चीज़ की अभी तक एक्सेप्टेंस जो है वो बिल्कुल हमें नज़र नहीं आ रही है? मुझे ये लगता है कि किसी भी मुआशरे में मुआशरती तब्दीली आना एक स्लो अमल होता है, और अगर कि ये अमल मुआशी तब्दीली के साथ लिंक्ड ना हो, इकोनॉमिक चेंज के साथ लिंक्ड ना हो, तो इससे मसाइल पैदा होते हैं। तो हमारा ये कहना कि हमारा माशरा तब्दील हो रहा है या हमारा माशरा तब्दील होना चाहिए, लोगों को ख्वाजा सराओं को एक्सेप्ट करना चाहिए या जेंडर वेरिएंट पीपल को एक्सेप्ट करना चाहिए, सुनने में तो बात अच्छी लगती है, मगर मुझे ये बात इम्प्रैक्टिकल लगती है। एंड आई विल टेल यू वाई। बिकॉज लोगों को एक्सेप्टेंस से ज़्यादा ना हकूक़ की, बराबरी की और वसाइल की ज़रूरत है। आप मुझे एक्सेप्ट ना करें, मैं आपको एक्सेप्ट ना करूँ, बेशक, लेकिन अगर आपके पास तालीम हासिल करने का मौका और वसाइल मौजूद हैं, तालीम हासिल करने के बाद नौकरी करने का मौका और वसाइल मौजूद हैं, रसाई मौजूद है सबसे बढ़कर, और अभी आप गेनफुली एम्प्लॉयड हैं, आप एक इज़्ज़तदार शोबे से हलाल की रिस्क रोटी कमा रही हैं, तो मैं आपके बारे में जो सोचूं, अगर ये तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, तो चंडीगढ़ में चिंटू बैठ के आपके बारे में क्या सोच रहा है, इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। सो आई थिंक एक्सेप्टेंस फर्स्ट एंड देन इकोनॉमिक इंक्लूजन, ये एक रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। मैं ये समझती हूँ कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फर्स्ट, एक्सेप्टेंस और ऑटोमेटिकली फॉलो। हमारी सोसाइटी में अभी तक इस चीज़ को दे देम हम जो प्रोनाउंस करते हैं ही शी, इफ़ एनीबडी वांट्स टू बी कॉल्ड बर्ड और एनीथिंग, सपोज़ अगर हम ये कहें कि उनकी अपनी मर्ज़ी ना, अब तो सोसाइटी हमारी चेंज होती जा रही है कि अपनी मर्ज़ी से आप बच्चे के ऊपर छोड़ देते हैं, उसको नहीं पहले बताते। जो हम मगरबी ममालिक में हम देख रहे हैं कि उनके ऊपर छोड़ देते हैं, उनको नहीं बताते, गाइड नहीं करते कि वो ख़ुद जो है वो तलाश करें कि अच्छा उनकी आइडेंटिटी क्या है। तो ये चीज़ हमारे माशरे में इस चीज़ को एक्सेप्ट आपको लगता है कि किया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा और करना चाहिए भी नहीं, बिकॉज ये बात बहुत बेतुकी है, और ऐसा मेरा नहीं ख्याल किसी भी माशरे में होता है, और अगर किसी वेस्टर्न माशरे में होता है तो वहाँ पे भी बात बहुत बेतुकी है। हम जो बात करते हैं वो दरअसल ये करते हैं कि अगर आपके बच्चे ने थोड़ा सा दुपट्टा पहन लिया, या अगर आपकी बच्ची ने क्रिकेट की बॉल फेंक दी है बाहर गली मोहल्ले के अंदर जाके, क़यामत नहीं टूट पड़ी। हौसला कर जाओ, ठंड कर जाओ, बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चे बच्चे होते हैं, ठीक है। बच्चों को क्रिएटिविटी पसंद होती है, उनके लिए फैब्रिक है, उनके लिए कलर्स हैं, उनका अपना एक सोचने का तरीका होता है, उनका अपना एक समझने का तरीका होता है। आपको फजूल की वाहियात बातों के अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर के फजूल के मुगालते निकाल के लाने की ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चों के साथ शफ़क़त के साथ, तमीज़ के साथ पेश आएँ, और कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपके बच्चे के मुस्तकबिल पर असर पड़े, उसकी तालीम में रुकावट आए, उसके आगे इज़्ज़त का रोज़गार कमाने के अंदर किसी तरीके से हमारे पास कमी आए। और बाकी जो बर्ड वाली बात की जाती है और टाइगर वाली बात की जाती है ना, ये रिटोरिकल टॉकिंग पॉइंट्स हैं। ये बेसिकली वो बातें हैं जो बस एवें ही की जाती हैं किसी एक जायज़ मूवमेंट को डिस्क्रेडिट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब औरतों की तालीम की बात हो रही थी पाकिस्तानी माशरे के अंदर, और औरतों की साइंसी और तकनीकी तालीम की बात हो रही थी पाकिस्तानी माशरे के अंदर, तो लोग कह रहे थे कि आप जो औरतें तालीम हासिल करने के बाद अपने शोहर छोड़ के घरों से भाग जाएंगी। हुआ? नहीं हुआ ना। तो हम लोग बेतुकी बातें निकाल के लाते हैं कि जी अगर हम बच्चों को बोलेंगे कि आप कुछ आइडेंटिफाई करें, तो वो खुद को किसी एनिमल के तौर पे आइडेंटिफाई करेंगे। जी हमारे आजकल सारे के सारे मर्द इंस्टाग्राम पे मीम्स शेयर कर रहे हैं शेर होने की, शेर और शेरनी की, तो क्या उन्होंने नादरा के पास जाके शनाख्ती कार्ड के अंदर जिन्स में शेर लिखवा लिया? यू गेट इट? सो ये कुछ कैजुअल चीज़ें होती हैं, कुछ कैजुअल ह्यूमर होता है, और बच्चों पे आपको बिल्कुल भी चीज़ें छोड़ नहीं देनी चाहिए। बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बच्चों को पुलिस नहीं करना चाहिए, बच्चों को डंडे मार मार के खोतों की तरह ट्रेन नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज़ को, वो कहते हैं या ही है या शी है, उसके अलावा देयर इज़न्ट एनी अदर जेंडर। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? दैट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज इस्लामिक स्कॉलर्स कोई एक मोनोलिथिक बॉडी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप एक सिर्फ सुन्नी ऑर्थोडॉक्सी के अंदर आएँ तो वहाँ पे भी हमारे पास डिसएग्रीमेंट मौजूद है। 1984 का आयतुल्लाह खुमैनी का फतवा इस बात को वाज़े कर देता है कि जिनसी तस्हीह के लिए, जिसको ट्रांसजेंडर बेसिकली कहा जाता है, जिनसी तस्हीह के लिए किसी की सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी और जेंडर रीअफर्मिंग थेरेपी दोनों वैलिड हैं और दोनों हलाल हैं। यही वाला फतवा जामियातुल अज़हर की जानिब से 1986 के अंदर मेरे ख़्याल से गालबन आता है, वो भी इस बात को वाज़े कर देता है। अच्छा, बरेलवी फ़िक़्ह की जानिब से पाकिस्तान के अंदर जो फतावा आए हैं 2014 और 2017 के अंदर, वो भी ख्वाजा सराओं के हक़ में हैं,
बहुत अच्छे तरीके से हक़ में हैं। तो हमें ये नज़र आता है कि पाकिस्तान में 2019 से पहले कम से कम जो इस्लामिक कम्युनिटी है हमारे पास और जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनकी जानिब से ख्वाजा सराओं के लिए दिल में नरमी भी रही है, शफ़क़त भी रही है और उनके हकूक़ का साथ भी रहा है। अनफॉर्चुनेटली 2020 के बाद जब रिपब्लिकन पार्टी ने अमेरिका में अपना मुस्लिम वोट बैंक इंक्रीज़ करने के लिए और कंजर्वेटिव पार्टी ने यूके में अपना कंजर्वेटिव मुस्लिम वोट बैंक इंक्रीज़ करने के लिए जब उन्होंने वहाँ पे एंटी LGBTQ और एंटी फेमिनिस्ट रेटरिक का सहारा लिया, तो हमारे वो लोग जो कि उनके एजेंडे पे कार फरमा हैं और चलते हैं, उन्होंने उसी एजेंडे को उर्दू के अंदर कॉपी पेस्ट करके पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया और तब ये सारी बातें यहाँ पे सुनने को आईं। देखिए मौलवी हज़रात की जानिब से तो तरह तरह की बातें हमें सुनने को मिलती हैं, मगर मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बुरे लोग हैं, उनमें बहुत अच्छे लोग भी पाए जाते हैं। तो मैं दोबारा अपनी बात ये रिपीट करूँगी कि पाकिस्तान की इस्लामिक कम्युनिटी के अंदर हमें ख्वाजा सराओं के हकूक़ के लिए और ग्लोबल इस्लामिक कम्युनिटी के अंदर जिनसी तस्हीह की खातिर जेंडर रीअफर्मिंग थेरेपी और सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी दोनों के लिए सपोर्ट मौजूद है। क्या ये तमाम मकतबा फ़िक्र के अंदर मौजूद है? नहीं। मगर कौन सी ऐसी चीज़ है इस्लाम के अंदर जो तमाम मकतब फ़िक्र के अंदर मौजूद है? कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। सो डिसएग्रीमेंट्स विद इन इस्लामिक सेक्ट्स हमारे पास हो सकती हैं, लेकिन लार्जली स्पीकिंग ये कहना कि इस्लामिक स्कॉलर्स को सपोर्ट नहीं करते, ये एक बहुत बड़ा मिथ है और ये मिथ एक दो पोलिटिकल पार्टीज़ उसको परपेचुएट कर रही हैं और प्रमोट कर रही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर हम लोग लिंक करें इसके साथ, तो हम नहीं देखते कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा फोर फ्रंट पे लाके जो है बिल्कुल सामने लाके किसी को सपोर्ट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। ऐसा क्यों आपको लगता है? कि मेरे ख्याल से इसकी काफ़ी वजूहात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के ख़िलाफ़ जानबूझ के प्रोपेगेंडा किया गया। यानी कि हम ये देखते हैं कि औरतों के ख़िलाफ़ जेंडर्ड गालियाँ इस्तेमाल होती हैं और बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती हैं। आप फ़ातिमा जिन्ना साहिबा से आप शुरुआत उनकी करें और आप आज के दौर की ख़वातीन सियासतदानों की तरफ आ जाएँ, लेकिन हमने तारीख़ में पहली बार देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को ट्रांसजेंडर कहा गया और उनके बारे में गलत नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। शेख रशीद साहब ने इस्तेमाल किए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किए, विच वॉज़ वेरी रॉन्ग। उन्होंने तमाम हरकतें की। तो और उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ख्वाजा सराओं को सपोर्ट भी किया, उनको पार्टी के अंदर शमूलियत भी दी, उनके हक़ में लोकल गवर्नमेंट्स का बिल भी पास करवाया। और आज आपको नज़र आता है कि कराची की लोकल गवर्नमेंट्स, हैदराबाद की लोकल गवर्नमेंट और सक्कर की लोकल गवर्नमेंट के अंदर ख्वाजा सरा अफराद मौजूद हैं। हमें नज़र आता है कि अवामी नेशनल पार्टी, जिसका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, उन्होंने अपने मंशूर के अंदर ख्वाजा सराओं को बतदरीज तरीके से और बहुत वाज़े तौर पर शामिल उन्होंने किया है। तो ख्वाजा सरा सियासी तौर पर भागे आ रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता कि हम बस इस्लामाबाद से भी एक जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं। नायाब अली कंटेस्ट कर रही हैं हमारे पास वहाँ से, सोबिया कंटेस्ट कर रही हैं पेशावर से, मानसरा से हमारे पास एक खातून कंटेस्ट कर रही हैं, ख्वाजा सरा खातून कंटेस्ट कर रही हैं, पहले भी कर चुकी हैं। तो हम अब आगे आ रहे हैं, वक्त लगेगा, हर चीज़ को वक्त लगता है और हर चीज़ ठहराव के साथ, आराम के साथ करनी चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी काम अच्छा नहीं लगता, मैं ये समझती हूँ। इन फ्यूचर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की आपकी कोई ख्वाहिश या कोई इरादा? मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो काफ़ी हैं और मैं ये समझती हूँ कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ डिलीवर भी कर रही हैं और वो पार्लियामान के ज़रिए अच्छा काम भी कर रही हैं। अगर आप ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर देखें तो हर तरह का कानून पाकिस्तान में पास हो चुका है। बच्चों के हकूक़ के ऊपर देखें, हर तरह का कानून हमारे पास जो ना हर तरह के हैं, इम्प्लीमेंट उनके ऊपर नहीं होता। कानून हर तरह के, हर फ़िक्के के लिए, हर जो है डिपार्टमेंट में कानून हमारे पास हैं, मौजूद हैं, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। क्योंकि इम्प्लीमेंट करना ना पॉलिटिकल पार्टी का काम है, ना पार्लियामान का काम है। इम्प्लीमेंट करना ब्यूरोक्रेसी का काम है, अफसरशाही का काम है और मसला पाकिस्तान में अफसरशाही ही है। देखें, आपकी अजीम तरीन अदालतों से ख्वाजा सराओं के हक़ में फ़ैसले आ चुके हैं, आपकी पार्लियामान कवानीन पास कर चुकी है, आपकी काबीना उस कानून के ऊपर एक कानून पास कर चुकी है। मसला आता है इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे। इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे गैप्स आते हैं और हमें डिनाई नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी तो इम्प्लीमेंटेशन पे भी काम कर रही है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक तहफ़्फ़ुज़ सेंटर भी बना दिया है, विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर भी दे दिया ख्वाजा सराओं के लिए तालीम बालगां के स्कूल भी खोल दिए गए हैं। सिंध अभी तक इस चीज़ के अंदर बैक पे चल रहा है हमारे पास। तो मेरा कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने का किसी भी किस्म का मेरा कुछ वो नहीं है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, अवामी नेशनल पार्टी, हकूक़ खल्क पार्टी, नेशनल पार्टी, ये तमाम पार्टियाँ अपने अंदर इतनी सक्कत रखती हैं और इतनी जुर्रत रखती हैं कि वो ख्वाजा सराओं के ही नहीं बल्कि बाकी जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ और तबकात हैं उनके हकूक़ को भी सामने लेकर आ सकें, बजाय इसके कि हम लोग अपनी अलग से कोई आइडेंटिटी की बुनियाद पे, जिन्स की बुनियाद पे पार्टी बनाएं। वो एक बहुत स्टूपिड बात होगी। जो हमारे पास ऑलरेडी पार्टीज़ मौजूद हैं, हमें उनमें शमूलियत इख्तियार करके उनके एजेंडा और उनका मैनिफेस्टो का हिस्सा बनने की ज़रूरत है। तो आपको किसी पार्टी की तरफ से ऑफ़र आई कभी? मैं इस मौजू पर खामोश रहूँगी क्योंकि इन फ्यूचर हम देख रहे हैं कि आप किसी
पार्टी को जो है वो ज्वाइन करें? देखते हैं, पर्सनल बात हो जाएगी यहाँ पे थोड़ी सी। मेरे वालिदैन काफ़ी इस वक्त उम्र उनकी ज़्यादा हो चुकी है और मेरे वालिद साहब की भी तबीयत आजकल थोड़ी सी नापेद रहती है, जिसकी वजह से मेरा ज़्यादातर टाइम आजकल अपने अम्मी और अबू के साथ गुजरा है। तो इसमें अगर मैं कोई सियासी कमिटमेंट कर लूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरे वालिदैन के साथ और मेरी ये एक औलाद होने के साथ जो मेरा मेरा जो फ़र्ज़ है ये उसके साथ एक नाइंसाफ़ी होगी। तो अल्लाह ताला इन मसाइल को आसान करे। जब ये हो जाएंगे तो वाई नॉट, खुदा हमें भी खिदमत का मौका दे, खुदा हमें भी ये नसीब में लाए कि हमें भी अजर मिले कि हमने मज़लूमों की और महकूम तबकों की खिदमत की है। अच्छा, थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन करूँगी कि आपको आपके घर से एक्सेप्टेंस जो है वो इजीली मिल गई थी या उसमें भी उनको थोड़ा टाइम लगा था? देखिए जी, टाइम तो लगता है, और टाइम इसलिए लगता है कि आप की जो ख्वाजा सरा औलाद होती है, आप उसको ख्वाजा सरा के तौर पे पाल पोस के बड़ा नहीं करते, आप उसको लड़का या लड़की के तौर पे पाल पोस के बड़ा करते हैं और माशरे को उसका वही जिन्स बताया जाता है। माशरा आपकी ख्वाजा सरा औलाद को उसी जिन्स से जानता है जिस जिन्स के अंदर आपने उनको पेश किया होता है। तो मर्दानगी में अगर आपको पेश किया गया है तो मर्दानगी से हट के ख्वाजा सराइयत की तरफ आना लोगों के लिए चैलेंजिंग होगा, क्योंकि ये जंगल के वो रास्ते हैं जो बनाए नहीं गए, ये वो पत्थर हैं रास्ते के जिनको अभी उठाया नहीं गया। तो ये मेहनत भी हमें ख़ुद ही करनी है। तो दुश्वारी ज़रूर हुई, मगर मेरे वालिदैन की, मेरी सिबलिंग्स की बचपन से मेरे साथ सपोर्ट मौजूद थी, उनकी मोहब्बत, उनका शफ़क़त उनके मेरे साथ मौजूद थी। अगर ना होती तो आज मैं भी किसी ढेर पे मेरी लाश आपको मिली हुई होती। तो वालिदैन अज़ीम होते हैं, खून के रिश्ते सबसे ताकतवर होते हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि उनकी जानिब से एक्सेप्टेंस भी है, सपोर्ट भी है, और बचपन से रही है, कोई अब की बात नहीं है। अगर वो ना होती तो मुझे काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता। क्योंकि अगर घर से एक्सेप्टेंस ना मिले तो फिर बाहर जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, किस तरह आप अपना सफ़र जो है वो करते हैं। मुझे ये बताएं कि जो लोग डेलिब्रेटली अपनी जिन्स जो है वो तब्दील करा देते हैं, उनके हवाले से आपकी क्या राय है? क्या कहेंगी कि वो उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ट्रांसजेंडर जो सोसाइटी है उसमें उनकी एक्सेप्टेंस है या नहीं? जी देखें, इस पे हमारे पास एक पूरा हेल्थ का प्रोटोकॉल है, क्योंकि जिन्स की तब्दीली सिर्फ एक ज़ाती फ़ैसला और एक रूहानी फ़ैसला ही नहीं होता। रूहानी फ़ैसला तो बहुत बढ़कर होता है, ये एक मेडिकल और एक तकनीकी फ़ैसला भी होता है। जिन्स आपकी पांचे के नाप की तरह नहीं है, जिन्स आपके कॉलर के साइज़ की तरह नहीं है कि हमने दर्जी को जाके पकड़ाया और हमने बोला कि हमें ये तब्दील कर दो। उसमें एक प्रोटोकॉल फ़ॉलो किया जाता है, और अगर आप जेंडर डिस्फोरिया का शिकार हैं, या आपके जिस्म का जो जिन्स है और आपके दिमाग और रूह का जो जिन्स है, अगर इन दोनों के बीच में किसी तरीके से डिस्कॉर्ड मौजूद है, इनके बीच में एक तरीके से मिसअलाइनमेंट मौजूद है, तो उसका इलाज मौजूद है। उसको जेंडर रीअसाइनमेंट और जेंडर रीअफर्मिंग थेरेपी कहा जाता है, जिसमें साइकेट्री की कुतब और साइकोलॉजी की कुतब बहुत वाज़े तौर पे अपने प्रोटोकॉल्स दे चुकी हैं। आपकी साइकोथेरेपी होती है ताकि सबसे पहले तुम ये समझे कि वाकई में ये मसला मौजूद है, कहीं आपको साइकोसिस तो नहीं होगी, स्किज़ोफ्रेनिया तो आपको नहीं हो गया। और जब ये पता चल जाए कि ये मसला मौजूद नहीं है तो आपकी थेरेपी होती है। आप अपने तशख़्ख़ुस को, अपनी शख्सियत को तलाश करते हैं अपने अंदर, उस रूप में रहना शुरू करते हैं। उसके बाद आपका एक मेडिसिन्स के ज़रिए, अद्वियात के ज़रिए का इलाज शुरू होता है, और उसके बाद अगर सर्जरी अवेलेबल हो और अफोर्डेबल हो, जो कि वो ना अवेलेबल है पाकिस्तान में, ना अफोर्डेबल है बाहर के ममालिक में, तो फिर आप उस वाली चीज़ की तरफ जाते हो। तो आपका ये कहना कि लोग जो डिलिबरेटली जिन्स तब्दील करा देते हैं, ये एक ऐसा तसव्वुर पेश करता है कि जी बस कोई एक अमल है, एक बटन है जो दबा दिया जाता है किसी एक दुकान में जाकर ये काम हो जाता है। नहीं जी, एक बहुत लंबा, एक बहुत ऑन गोइंग किस्म का प्रोसेस होता है ट्रांजिशनिंग का, जिसको जेंडर रीअफर्मिंग थेरेपी कहा जाता है, जेंडर रीअफर्मिंग केयर जैक कहा जाता है, GSC कहा जाता है। ये एक लंबा प्रोसेस होता है और ये एक टेक्निकल प्रोसेस है, इसको टेक्निकल लोगों तक ही छोड़ना चाहिए। मुझे आपका सवाल बिल्कुल वैसा लगा जब 1980 और 1990 की दिहाई में वो अफराद जो कि बांझपन का शिकार हैं और उनकी औलाद नहीं पैदा हो सकती, तो उनके लिए जब पाकिस्तान में इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन का तस्वर आया, तो तब ये वाले सवाल किए जाते थे कि जी टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चा तैयार होता है, तो क्या ये हलाल है कि नहीं, क्या ये जायज़ है कि नहीं। और हमने तब भी ये वाली बात सुनी और कई डॉक्टर्स ने बोला कि जी ये तकनीकी काम है, ये मेडिकल काम है, इन्हें मेडिकल प्रोफेशनल्स तक छोड़ें, इसके ऊपर माशरे की डिबेट नहीं हो सकती। आपने किसी किस्म की कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराई है? जी जी बिल्कुल, मेरी जेंडर रीअफर्मिंग केयर हुई है, मेरी हार्मोन रिप्लेसमेंट केयर मेरी हुई है उसके अंदर। उससे पहले मेरी साइकेट्रिक केयर चलती रही है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गई है। आई एम स्टिल ऑन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। रिप्लेसमेंट तो खैर नहीं, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर मेल हार्मोन्स थे ही नहीं। मैंने मेल हार्मोन्स भी पहले मर्द बनने के लिए आर्टिफिशियली लिए थे, जिनसे मेरे जिस्म को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। शक्ल और सूरत और आवाज़ मेरी मर्दों जैसी ज़रूर हो गई, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मेडिकल प्रॉब्लम्स का और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। फिर जब वो मेरी बॉडी से 3-4 साल के बाद हार्मोन्स वॉश आउट हो गए सारे के सारे, तो फिर हम लोग मेरी फेमिनाइजिंग थेरेपी की तरफ आए, जिससे मुझे फीमेल हार्मोन्स दिए गए, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। मेरी बहुत अच्छी केयर जा रही है।
मेरे डॉक्टर्स बहुत हैप्पी हैं विद ऑल द रिजल्ट्स, नॉट जस्ट विद द फिजिकल रिजल्ट्स बट ऑल्सो विद द मेंटल हेल्थ रिजल्ट्स। तो आई एम वेरी हैप्पी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे पहले मेरी डिप्रेशन की मेडिकेशन बस ऊपर से ऊपर ही जाती जा रही थी, और जब से मेरी जेंडर रीअफर्मिंग केयर स्टार्ट हुई, जब से मेरी GSE स्टार्ट हुई, उसके बाद से आई एम परफेक्टली फाइन। और मेरी, मैं तो बल्कि ये भी कहना चाहूँगी, जितनी मैंने बैड हैबिट्स पिकअप की हुई थी, स्मोकिंग हो गई, अब मैंने वो भी क्विट कर दिया है, बिल्कुल, यानी कि अब सब कुछ ठीक होता जा रहा है। लाइफ जो है वो स्मूथली जो है वो चलती जा रही लाइफ स्मूथली चलती जा रही है, रास्ते साफ हो गए हैं, रास्ते से फजूल की झंझटें निकल गई हैं, लड़का होने की एक्टिंग नहीं करनी, लड़का बनने के लिए फजूल का टीके नहीं लगवाने हैं, बस ज़िंदगी अच्छी चल रही है। है। अच्छा, कभी लड़के आपके पास आके ये कहते हैं कि किसी ने कोई प्रपोज किया हो, कुछ किया हो, कुछ इस तरह का कभी कोई सीन हुआ है? नहीं, बिकॉज लड़कों का भी दिमाग है, उनको पता है कि मैं खातून तो हूँ नहीं, मैं ख्वाजा सरा हूँ, और पाकिस्तान में ख्वाजा सरा और मर्द का निकाह उसकी इजाज़त अभी नहीं है। और मेरे ख्याल से तो उनको भी इस वाली बात का पता है, मगर ये वाली बात मुझे ज़रूर की गई है कि अगर तुम लड़की होती तो मैं तुमसे ज़रूर शादी करता। और ये वाली बात मैंने भी कुछ अफराद को कही है, कुछ को तो नहीं कही, एक को कही थी कि अगर कि मैं लड़की होती तो मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ज़रूर बसर करना चाहती, क्योंकि मेरा तुम्हारे वालिदैन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, तुम्हारे घर वालों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, मेरी और तुम्हारी समझ बूझ बहुत अच्छी है। लेकिन खुदा जाने कुछ आजमाइशें हैं वो अल्लाह ने लिख दी होती हैं ज़िंदगी के अंदर, शायद ये एक आजमाइश है जो कि मेरे हिस्से में लिख दी गई है। इस इश्क ला हासिल के जवाब में मुझे शायद कायनात का जो खालिक है वो क़यामत के रोज़ कोई अजर दे दे, क्या पता, क्या पता। हमें हमेशा ग्लास को हाफ़ फुल देखना चाहिए, हाफ़ एम्प्टी नहीं देखना चाहिए। अगर शादी ब्याह का हक़ मेरे पास इस मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है, एक रिश्ता इज़्दवाज के अंदर मुंसलिक होने का हक़ मेरे पास इस मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है, तो कम से कम मेरे पास आवाम की खिदमत करने का एक हक़ भी और फ़र्ज़ भी है, वो तो मैं अदा कर सकती हूँ। कुछ अगर नहीं मिल रहा तो उसके बदले बहुत कुछ मिल भी रहा है। बहुत से लोग हैं जिनको रिश्ता इज़्दवाज मुंसलिक होने का हक़ तो मौजूद है, मगर वो उस हक़ से खुश नहीं है। सो क्या पता, हमें हर चीज़ में हमें खुश रहना चाहिए। तो इन फ्यूचर आपका कोई प्लान है कि अगर पाकिस्तान में आपके पास ये हक़ नहीं है तो बाहर जाके जहाँ पे एक्सेप्टेंस है इस चीज़ की, वहाँ पे जाके आप कोई रिलेशन में जाएं? बहुत पेचीदा सवाल है, क्योंकि सिर्फ एक रिलेशनशिप की खातिर अपनी मुल्क व कौम को छोड़ देना, अपनी सकाफ़त को छोड़ देना। देखिए, मैं एक सादा सी बंदी हूँ, मुझे दही भल्ले खाना पसंद है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं घर में बैठी हुई बोर हो रही होती हूँ ना, तो मैं यूँ कहती हूँ, आए चलें बाहर चलते हैं। हम लोग बाहर चलते हैं, हम लोग बाहर चल कर सूप पीते हैं, दुकानों से जाके विंडो शॉपिंग करते हैं, किसी रिश्तेदार की तरफ चले जाते, दही भल्ले खा लेते हैं, चाटें खा लेते हैं। मुझे इन चीज़ों की आदत है, मेरे लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत अहम है, क्योंकि ये मुझे, टिपिकल पाकिस्तानी लड़की। मैं एक शदीद किस्म की टिपिकल पाकिस्तानी हूँ, तभी मेरी वो शुमाइला भट्टी का किरदार लोगों को इतना पसंद आया। वो मेरे अंदर से रच स्नैपचैट पे वो ज़रूर देखती थी मैं फॉलो करती थी। तो वो अंदर से रच बस के मेरे अंदर से निकला हुआ है, और मैं बाहर के ममालिक में रह चुकी हूँ, मैं वहाँ पे ज़िंदा रह लेती हूँ, रिश्ते भी बना लेती हूँ, दोस्तियाँ भी कर लेती हूँ, पैसे भी कमा लेती हूँ, मगर मैं तंग होती हूँ। मैं आपस की आपको बात बताऊँ, मुझे पाकिस्तान चाहिए होता है। मैंने ठेले से दाने या शक्करकंदी लेके खानी है, वरना मेरा गुजारा नहीं होता। तो सिर्फ लड्डू पेठी भी खानी है, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे काम मैंने करने। अगर मैं ये काम ना करूँ तो मैं वाकई में तंग होती हूँ, और शायद लोगों के बात बड़ी स्टूपिड लगे, वो बोले कि नहीं यार, लाइफ पार्टनर तो ज़रूरी होता है। लेकिन देखिए जी, हम ख्वाजा सराओं की अपनी एक सकाफ़त है, हमारे चेले पालक होते हैं, हमारी अपनी एक कम्युनिटी है। तो जो खुशियाँ हमें दुनिया के अंदर नहीं मिलती, शादी ब्याह का हो गया, बच्चों की औलाद की खुशियाँ हो गई, वो हम अपनी कम्युनिटी में वैसे पूरी कर लेते हैं। हमारे चेलों की खुशियाँ हमारे लिए बिल्कुल वैसे जैसे हमारी औलाद, आम लोगों की औलाद की खुशियाँ होती हैं। हमारी अपनी जलसे जुलूस होते हैं, हमारी अपनी रस्में होती हैं, बिल्कुल शादी ब्याह की तरह होती हैं। उसमें हम लोग अच्छा लिबास भी पहनती हैं, नाचती गाती भी हैं, मेहंदी भी लगाती हैं। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तानी सकाफ़त के अंदर अगर 100 मौजूद नहीं है तो 98 तो मौजूद है, हो जाता है, काम हमारा निकल जाता है। अच्छा, सोशल मीडिया पे आपको काफ़ी ट्रोल भी किया जाता है, हाउ डू यू डील विद देम? देखिए, जो बात अगर माँ बाप तक आ जाए ना और फैमिली तक आ जाए तो फिर तो दुश्वारी भी होती है और फिर गुस्सा भी आता है बहुत ज़्यादा, कि ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और 2022 की ये बात है जब मेरे ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा था, तो मेरे वालिद साहब जो कि बहुत बुज़ुर्ग हैं, मेरी वालदा जो बहुत बुज़ुर्ग हैं, उनको हरासा किया गया। वीडियो कैमराज लेके हमारे घर में घुसने की कोशिश की गई कि आप कैमरे के ऊपर बताएं कि ये लड़का है और ये लड़के से लड़की बना है। और उनको जवाब आगे से ये दिया गया कि ना तो ये कभी लड़का था और ना ही वो लड़की बना है, ये आपके दोनों बातें ही गलत हैं, ठीक है। और तो तब मुझे बहुत अफसोस हुआ था। हमारी फैमिली बहुत रंजिश का शिकार हुई थी। मेरी हमशीरा के साथ बहुत बदसलूकी की गई थी अमेरिका के अंदर, वहाँ की जो इस्लामिक सोसाइटी हैं उन्होंने ये वाला काम किया था, और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हुए थे। मुझ पे तो क्या है, गालम गलोच तो हर किसी को पड़ती है, कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है। भुट्टो साहब से आप शुरू करें, आप अभी आज के सियासी लीडरान के ऊपर आ जाएँ, कोई भी नहीं बख्शा हुआ। अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो आपको ट्रोलिंग का सामना तो करना पड़ेगा, और जो पस्त लोग हैं वो यही कर सकते हैं। पस्त लोग अपनी जिसका जो ज़र्फ़ है वो वही दिखाएगा। तो अगर मुझे कोई ट्रोल करे तो अपना ज़र्फ़ दिखा रहा है। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आपको कभी कोई दबाव
दिया गया कि नहीं आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, ना इतना फ्रंट फुट पे आए? ये तो नहीं कहा गया डायरेक्टली, ये वाली बात ये है कि तुम्हें हम सबक सिखाएंगे, और वो दैट वाज जमात इस्लामी, मुंह पे बोला है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी बहुत बुरी है, हरगिज़ भी नहीं, उसके अंदर भी अच्छे लोग मौजूद हैं, सुनने वाले लोग भी मौजूद हैं, मगर हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक लॉबी होती है ना, उनके अंदर फ़िलहाल एक लॉबी आई हुई है जो कि अमेरिका से और यूके से बहुत इंस्पायर्ड है। और अभी रिसेंटली पाकिस्तान वापस आए हैं कुछ अफराद अमेरिका से और यूके से, तो वो वहाँ से जो कंजर्वेटिज़म सीख के आए हैं ना, वो उसका आप एक पाकिस्तानी वर्जन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और यही होता है, अगर आप अमेरिका छाप हो, आप यूके छाप हो, तो फिर पाकिस्तानी लोग बेचारे सहम के दब के पीछे हो जाते हैं। तो जमात इस्लामी के अंदर जो अच्छे लोग हैं, जो शरीफ लोग हैं, जो जमीयत के ऊँचे हथकंडों और दहशत गर्दाना हथकंडों के भी ख़िलाफ़ हैं, उन बेचारों को बैक फुटिंग पर जाना पड़ गया विद इन दैट पार्टी। तो उस पार्टी की जानिब सिर्फ मुझे नहीं, शहज़ादी राय को, नायाब अली को, तमाम ख्वाजा सराओं को, जिनका एक सियासी किरदार है, उनको तशद्दुद का भी सामना करना पड़ा है, वर्बल तशद्दुद का, हमें धमकियों का भी सामना करना पड़ा है, जिसका हमने डट के मुकाबला किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मसला चल रहा है जमात इस्लामी के साथ, ये एक वक्ती मसला होगा, और जमात इस्लामी की जो अपनी एक साख्त है वो उसको शायद रिस्टोर करे। अगर वो नहीं कर पाती तो फिर वो यही सबक दे रहे हैं कि यही उनकी साख्त है, दहशत ही उनकी साख्त है, झूठ बोलना ही उनका साख्त है, उनकी साख्त है, मनफी प्रोपेगेंडा करना ही उनकी साख्त है। अगर आप मुल्क के अपने अंदर ही, अवाम के अपने अंदर ही इंतशार पैदा कर दोगे, अवाम के साथ दुश्मनियाँ पैदा करके अगर सियासत करना आपका काम है, तो मेरा नहीं ख्याल आपका वही हश्र रहेगा जो आपका अब तक रहा है। कभी आपको वोट तो पड़ेंगे नहीं। सेनेट के अंदर अगर बाकी MPs के वोटों से आप अपना बंदा ले आओ तो ले आओ, अवाम तो आपको वोट नहीं दे रही। इन फ्यूचर अगर जमात इस्लामी आती है हुकूमत में, उनकी हुकूमत बनती है, तो आपको क्या लगता है कि वो कितना मुश्किल होगा आप लोगों का यहाँ सर्वाइव करना? कभी भी वो हुकूमत के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम इतनी जाहिल नहीं है। पाकिस्तान की अवाम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रहती है, और पाकिस्तान की अवाम मुसलमान मेजॉरिटी होने के बावजूद उनको पता है कि कौन सी पार्टी उनके हक़ में बेहतर है, और हर इंसान अपने ज़र्फ़ के मुताबिक ही वोट डालता है। हमें नज़र आता है कि इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टीज़ को मेजॉरिटी कभी भी नहीं मिली। एक दफ़ा मिली थी मुत्तहिदा मजलिस अमल को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा का ऐसा बेड़ा गर्क किया है, ऐसा बेड़ा गर्क किया कि मुत्तहिदा मजलिस अमल कभी ख़ुद भी वापस नहीं आ सकी। तो ये इस्लामी पॉलिटिकल पार्टियाँ तो कभी खुद मुत्तहिद हो नहीं सकी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि IGP कभी भी पाकिस्तान के अंदर पावर के अंदर आएगी। या IGP के खुद अफराद मुझे कह चुके हैं कि महरब हमें इस बात का पता है कि हम अगले 50 साल तक पावर के अंदर नहीं आने वाले, इसलिए हम एक्सट्रीमिटी की पॉलिटिक्स करते हैं ताकि लोगों को हम नज़र आएँ। तो मैं नहीं समझती कि वो आएंगे, और खुदा न खास्ता अगर वो आ जाते हैं हमारा ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जिस हाल में जीना मुश्किल हो, उस हाल में जीना लाजिम है। अपने हक़ को जीना, अपनी रूह की हकीकत को जीना, अपनी कम्युनिटी के लिए ज़िंदा रहना, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना, ये हम सब का सिर्फ हक़ ही नहीं, हमारा फ़र्ज़ भी है, हमारी जिहाद है, और ये जिहाद हमारी जारी रहेगी। मेरा इलेक्शन आ रहे हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं? मैं इस वक्त लाहौर के अंदर बैठी हुई हूँ। अगर मेरा वोट लाहौर के अंदर होता तो मैं अमार अली जान को वोट देती, हकूक़ ख़ल्क़ पार्टी के लिए, और मुज़म्मिल काकड़ को भी। लेकिन मेरा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, तो मैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अवामी नेशनल पार्टी को सपोर्ट कर रही हूँ। नंबर 2 पर जो मेरी चॉइस है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और नंबर 3 पर जो मेरी चॉइस है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है। मुझे लगता है कि अवामी नेशनल पार्टी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से, उनके पास एक्सपीरियंस भी मौजूद है, उनका मंशूर भी तगड़ा है, और उनकी पॉलिटिकल थ्योरी, उनकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी बहुत मजबूत है। वो आवाम के साथ, वो हकीकत के साथ, अपनी मट्टी के साथ, अपनी सकाफ़त के साथ, तारीख़ के साथ जुड़ी हुई है। मैं समझती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक हमेशा से प्रो डेमोक्रेसी स्टैंस रह चुका है। उनका पार्लियामान के अंदर और उनका मफाहमती सियासत करने के अंदर भी एक किरदार बहुत अच्छा रह चुका है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ जिस तरीके से जुल्म बरते गए हैं, जो फिक्स्ड बेंचेस के ज़रिए उनके ऊपर वर्डिक्ट्स दिए गए, जिनको अब दोबारा रिकैंट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लॉयलिस्ट्स हैं और जो सपोर्ट करते हैं मियाँ साहब को, और जो मरीम साहबा की स्ट्रगल को सपोर्ट करते हैं, उनका भी बिल्कुल हक़ बनता है कि वो इस पार्टी को वोट दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ काफ़ी बुरी हो रही है इस वक्त। मेरी तमाम तर सिंपथीज़ उनके साथ हैं, उनके वर्करान के साथ हैं, उनके मासूम वर्करान के साथ हैं, जिनको ज़बरदस्ती जेलों के अंदर इस वक्त बंद किया गया है। और मैं समझती हूँ कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को भी मफाहमत की एक टोन की तरफ आना चाहिए, और मीसाक जमहूरियत 2.0 चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ आना चाहिए। ये लड़ाई झगड़े की सियासत से पाकिस्तान की आवाम तंग आ चुकी है। अगर आप बारहा यही सियासत करते रहेंगे तो आपका जो कल्ट है वो कल्ट ही आपको वोट करेगा, और वो भी दिन ब दिन छोटा ही होता जाएगा। अच्छा, जब इलेक्शन आने वाले होते हैं, हम लोगों ने 18 में भी देखा, अब भी देख रहे हैं, तो हिस्ट्री जो है वो रिपीट हो रही है। जो 18 में हुआ हमने देखा वही अब भी हो रहा है। बिल्कुल 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 2008 में आपने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद कर दिया। 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की कैंपेन्स के ऊपर सिक्वेंशल तरीके से बॉम्बिंग्स हुई, सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई।
2018 के अंदर हमारे पास बेंच फिक्सिंग के ज़रिए और प्री पोल रिगिंग के ज़रिए आपने एक पॉलिटिकल पार्टी की पूरी आला क़यादत को ही इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया, उनको जेलों के अंदर बंद कर दिया, यानी कौन जेल के अंदर नहीं था। तो मैंने तो ये बोला कि पाकिस्तान एक नेगेटिव साइकिल के अंदर फंसा हुआ है और ये साइकिल रिपीट होता रहेगा जब तक अशरफिया की सियासत नहीं ख़त्म होगी और आम आवाम सामने नहीं आएगी, आम बंदा सामने हमारे पास नहीं आएगा, तो ये सियासत चलती रहेगी। क्योंकि जो इस सियासत को कंट्रोल कर रहे हैं वो आवाम को चूस रहे हैं, वो आवाम से निचोड़ रहे हैं, वो हमारी धरती से खा रहे हैं। हम सब का भला नहीं हो रहा। ये हम सब की हिम्मत और रेजिलियंस की एक निशानी है कि पाकिस्तानी जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करे, उसमें पीटीआई को भी काउंट करूँगी, उनके वोटर के साथ ही बहुत बुरा हुआ है। हम सब फिर भी आज यहाँ पे मौजूद हैं, इस मुल्क के अंदर मौजूद है, तो साइकिल अपने आप को रिपीट कर रहा है और हम भी फिर आशिकान जमहूरियत हैं कि हम फिर भी जाते हैं, वोट डालते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं किसी तरीके से चीज़ बेहतर होगी। जब तक उम्मीद पर दुनिया चल रही है तो चलती रहेगी और जिस दिन उम्मीद भी हम सबकी मर जाएगी फिर उस दिन मुल्क में इनकलाब आएगा। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो खैर आफियत से भी हो जाएं। मैडम थैंक यू सो मच आपके टाइम का।